वेलकम टू एडू। और एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग पूर्व मध्यकाल को अर्थात राजपूत काल को पढ़ रहे थे, जिसे सामंतवादी काल भी कहते हैं। और इस पूर्व मध्यकाल के इतिहास में हम लोगों ने पिछले वीडियो में परमार वंश को समाप्त किया, और इसके बाद अब हम लोग आते हैं सबसे महत्वपूर्ण, जिसके बारे में हम लोग पुलकेशन द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं। उसका नाम है चालुक्य वंश। हालांकि चालुक्य वंश इसे हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, जिसमें 2 भाग प्राचीन भारत के इतिहास में और 1 भाग इस राजपूत काल के इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं। ये प्राचीन काल के ही एक सामंत हुआ करते थे। तो चलिए हम लोग इस चालुक्य वंश को पढ़ते हैं, क्योंकि इसके बारे में उतना ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि दक्षिण भारत का यह एक वंश है और इसमें नाम भी अजीब तरह का होता है शासकों का। तो चलिए हम लोग चालुक्य वंश को शुरुआत करते हैं। तो जो 2 चालुक्य वंश जिसको हम लोग प्राचीन भारत में पढ़ेंगे, उससे हम लोग कंटिन्यू कर इसी में पढ़ लेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है जो राजपूत वंश का जो चालुक्य वंश है वो कनेक्टेड है। हालांकि ये पूरी तरह से राजपूत ही थे, लेकिन कुछ प्राचीन भारत में और बाकी मध्यकालीन भारत के। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चालुक्य वंश के बारे में और देखते हैं चालुक्य वंशों को। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश 3 हिस्सों में हम लोग पढ़ते हैं, याद रखेंगे। इसका विस्तार 7वीं शताब्दी में संपूर्ण कर्नाटक, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश तथा दक्षिणी गुजरात और पश्चिमी आंध्र प्रदेश में था। तो चालुक्य वंशों का जो विस्तार था वह कहां से कहां तक था? तो 7वीं शताब्दी में संपूर्ण कर्नाटक, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश तथा तटीय दक्षिणी गुजरात और पश्चिमी आंध्र प्रदेश पर। चालुक्य वंशों को हम लोग 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक का नाम है बादामी का चालुक्य, जिसे वातापी का चालुक्य भी कहते हैं। ये मूल शाखा थी। इसका इतिहास 543 ईस्वी से लेकर 753 ईस्वी तक था। दूसरा जो था वह बेंगी का चालुक्य था। यह पूर्वी शाखा थी, अर्थात पूर्व में 624 से 1189 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। और तीसरा शाखा कल्याणी का चालुक्य कहलाता है, जिसे पश्चिमी शाखा भी कहते हैं। इसका शासनकाल 973 से लेकर 1189 ईस्वी तक था और ये बादामी चालुक्यों के वंशज थे। और ये जो कल्याणी का इलाका था वसव कन्यलयन नामक इलाके में था, और यह जो बेंगी महाराष्ट्र का दक्कन के इलाके में था। जैसे कि ये इधर यह है गुजरात का इलाका, तो यहां पे ये सभी इलाके किसके थे? बादामी। यहां पे ये साउथ के इलाके ये जो थे कल्याणी थे, और ये पूर्वी इलाका ये बेंगी के चालुक्य थे। याद रखेंगे यही इलाका था। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले बादामी के चालुक्य। तो बादामी के चालुक्य और बेंगी के चालुक्य को हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन इस कल्याणी के चालुक्य को हम लोग कहां पढ़ते हैं? तो कल्याणी के चालुक्य को हम लोग इस राजपूत वंश के शासनकाल में पढ़ते हैं, अर्थात पूर्व मध्यकाल में पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो बादामी का चालुक्य जो 543 ईस्वी से 753 ईस्वी तक का था, तो उसे हम लोग देखते हैं। बादामी के चालुक्य को, इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा की हथेली से हुआ था। ऐसी मान्यता है कि बादामी के चालुक्यों की उत्पत्ति किससे हुई थी? तो ब्रह्मा की हथेली से, ऐसी मान्यता है। इसका मूल स्थान अयोध्या था। यहीं से इस परिवार का राजकुमार विजयादित्य दक्षिण पहुंचा और अपना राज्य
स्थापित करने के प्रयत्न में पल्लवों से युद्ध करता हुआ मारा गया। हालांकि यह जो विजयादित्य था यह वेंगी का चालुक्य था। तो यह कहावत है कि इन लोगों का मूल स्थान क्या था? अयोध्या था। और यहीं से इस परिवार का एक राजकुमार जिसका नाम था विजयादित्य, वह दक्षिण पहुंचा और अपना राज्य स्थापित करने के प्रयत्न में पल्लवों से युद्ध करता हुआ मारा गया। याद रखेंगे। विजयादित्य का पुत्र था विष्णुवर्धन। विजयादित्य का पुत्र था विष्णुवर्धन। तो विष्णुवर्धन द्वारा कदंबों और गंग वंशों को परास्त कर वहां अपने राज्य की स्थापना। तो ऐसी कहावत है कि विजयादित्य का एक पुत्र था जिसका नाम था विष्णुवर्धन। वह कदंब वंश और गंग वंशों को पराजित करके उनके राज्यों में अर्थात दक्षिण के राज्यों में अपना राज्य स्थापित किया। तो याद रखेंगे, विजयादित्य का पुत्र विष्णुवर्धन द्वारा कदंबों और गंग वंशों को परास्त कर दक्षिण के उनके राज्यों में अपने राज्य की स्थापना करना। याद रखेंगे। इसकी राजधानी बीजापुर के निकट बादामी या फिर बातापी थी। बीजापुर कर्नाटक में पड़ता है। तो बादामी और बातापी, तो याद रखेंगे कि बादामी के चालुक्यों की राजधानी कहां थी? बादामी या बातापी, जो कर्नाटक के बीजापुर में पड़ता है। याद रखेंगे। महाकूट अभिलेख के अनुसार बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो जयसिंह ने की। कब? 6वीं शताब्दी में। तो महाकूट अभिलेख क्या कहता है कि बादामी के चालुक्य की बादामी या बातापी, महाकूट अभिलेख के अनुसार बादामी या बातापी के चालुक्य वंशों की स्थापना किसने की? तो 6वीं शताब्दी में जयसिंह नामक एक सामंत ने, ये राष्ट्रकूटों का सामंत था। तो महाकूट अभिलेख के अनुसार बादामी या बातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो जयसिंह, जिसने 6वीं शताब्दी में इस बातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की। ये अनुयायी सनातन और जैन धर्म के थे। जो बातापी के चालुक्य थे ये जैन धर्म और सनातन धर्म के अनुयायी थे। याद रखेंगे। किसके? तो जैन धर्म और सनातन धर्म। इनका राजकीय चिन्ह वराह अर्थात सुअर था। भगवान विष्णु का अवतार, भगवान विष्णु का जो वराह अवतार था, सुअर का अवतार, जिस पर उन्होंने सूंड पर पूरे पृथ्वी को टांग लिया था, तो उसी को ये राजकीय चिन्ह मानते हैं। तो बातापी के चालुक्य वंशों का राजकीय चिन्ह क्या था? तो वराह अर्थात सुअर, भगवान विष्णु का वराह अवतार। इसका ऐतिहासिक स्रोत दो स्रोतों से मिलता है, एक अभिलेख से और दूसरा साहित्य। तो याद रखेंगे, बादामी के चालुक्यों का जो ऐतिहासिक स्रोत है वह दो चीजों से पता चलता है, एक अभिलेख से और दूसरा साहित्य से। तो कौन कौन से अभिलेखों से पता चलता है? पहला, महाकूट अभिलेख। पहला जो अभिलेख है वह महाकूट स्तंभ लेख है। दूसरा बादामी शिलालेख और तीसरा ऐहोल शिलालेख। सबसे इंपॉर्टेंट है ऐहोल शिलालेख। तो पुलकेशन द्वितीय की सभी जानकारी इसी ऐहोल शिलालेख से पता चलता है, जो कि सबसे महाप्रतापी शासक था जिसने हर्षवर्धन को भी पराजित किया। तो याद रखेंगे, कौन कौन सा अभिलेख? महाकूट स्तंभ अभिलेख, बादामी शिलालेख और ऐहोल शिलालेख। और साहित्य गदा युद्ध ग्रंथ और विक्रमांक अभ्युदय ग्रंथ। तो विक्रमांक अभ्युदय ग्रंथ और गदा युद्ध ग्रंथ, ये दोनों जो साहित्य थे, इन साहित्यों से क्या पता चलता है? बादामी के चालुक्य वंश के बारे में। तो ऐतिहासिक स्रोत पहला अभिलेख और दूसरा साहित्य। तो अभिलेख में महाकूट स्तंभ अभिलेख, बादामी शिलालेख और ऐहोल अभिलेख, जो कि सबसे महत्वपूर्ण था ऐहोल अभिलेख। उसके बाद साहित्य विक्रमांक अभ्युदय ग्रंथ और गदा युद्ध ग्रंथ। तो विक्रमांक अभ्युदय ग्रंथ और गदा युद्ध ग्रंथ ये साहित्य थे
इनसे बादामी के चालुक्यों का पता चलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जयसिंह के बारे में। जयसिंह का शासनकाल 500 से लेकर 520 ईस्वी तक माना जाता है। ये एग्जैक्ट नहीं है, उसको लगभग माना जाता है। तो 500 से 520 ईस्वी ये जयसिंह का शासनकाल था। वातापी के चालुक्य वंश का यह संस्थापक माना जाता है। तो वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो यह जयसिंह, जिसका शासनकाल 500 से लेकर 520 ईस्वी तक था। जयसिंह का उल्लेख 602 ईस्वी में राजा मंगलेश के द्वारा उत्कीर्ण महाकूट अभिलेख में। तो जयसिंह का उल्लेख किसमें है? तो राजा मंगलेश के द्वारा उत्कीर्ण महाकूट अभिलेख में। यह मंगलेश कीर्ति वर्मन प्रथम का भाई था और पुलकेशिन प्रथम का पुत्र था। तो जयसिंह का उल्लेख 602 ईस्वी में राजा मंगलेश के द्वारा उत्कीर्ण महाकूट अभिलेख में है। इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? बल्लभ, श्री बल्लभ और बल्लभेंद्र। तो याद रखेंगे जयसिंह ने बल्लभ, श्री बल्लभ और बल्लभेंद्र की उपाधि धारण की थी। याद रखेंगे बल्लभ, श्री बल्लभ और बल्लभेंद्र। इसके बाद, इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र जिसका नाम था रणराज सिंह, यह अगला उत्तराधिकारी बनता है। रणराज सिंह जो 520 ईस्वी से लेकर 543 ईस्वी तक बादामी के चालुक्य वंश का शासक होता है। 520 से 543 लगभग जयसिंह का पुत्र एवं उत्तराधिकारी। तो यह जो रणराज सिंह था जयसिंह का पुत्र था और उसका अगला उत्तराधिकारी बना। रणराज सिंह का उल्लेख ऐहोल अभिलेख तथा येपुर अभिलेख में। तो यह जो रणराज सिंह है इसका उल्लेख किसमें है? तो ऐहोल अभिलेख और येपुर अभिलेख में। येपुर अभिलेख और ऐहोल अभिलेख में रणराज सिंह का उल्लेख है, जबकि जयसिंह का उल्लेख महाकूट अभिलेख में है। याद रखेंगे। मूल शाखा का उदय। जयसिंह तथा रणराज सिंह कदम्ब शासकों के अधीन सामंत हुआ करते थे, स्वतंत्र शासक नहीं थे। ये जो जयसिंह थे और रणराज सिंह थे ये स्वतंत्र शासक नहीं थे, बल्कि कदम्ब शासकों के अधीन क्या थे? तो ये सामंत हुआ करते थे। इसी कारण इनको वास्तविक संस्थापक नहीं जाना जाता है। वास्तविक संस्थापक कौन था? तो पुलकेशिन प्रथम। तो जयसिंह तथा रणराज सिंह कदम्ब शासकों के अधीन सामंत हुआ करते थे, अर्थात वे स्वतंत्र शासक नहीं थे। और बादामी के चालुक्य शासकों का मूल शाखा का उदय स्थल किसे माना जाता है? तो बादामी या बातापी, अर्थात जो कर्नाटक के बीजापुर में पड़ता है। तो याद रखेंगे बादामी के या बातापी के चालुक्य वंशों का मूल शाखा का उदय स्थल कौन था? तो बादामी या बातापी जो कर्नाटक के बीजापुर में पड़ता है। बादामी के उत्तर में हर्षवर्धन था तथा दक्षिण में पल्लव वंश का शासन था और दोनों को परास्त कर चालुक्य वंश की स्थापना। तो यहां पे जो था यह हर्षवर्धन का शासनकाल था, जबकि दक्षिण में ये इलाकों में पल्लव वंश का शासन था। और इन दोनों को परास्त करके यह चालुक्य वंश बादामी का वह क्या बना? चालुक्य वंश की स्थापना हुआ। तो याद रखें उत्तर में हर्षवर्धन अर्थात पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का शासन था और दक्षिण में पल्लव वंश का शासन था, जो 640 से 655 ईस्वी में नरसिंह वर्मन के द्वारा परास्त किया गया, जो काफी महान शासक था नरसिंह वर्मन। और इसी बीच इसी चालुक्य वंशों के बीच उसका शासनकाल आता है पल्लव वंशों का, लगभग 15 वर्षों तक महान शासक नरसिंह वर्मन प्रथम का। तो उसी पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य वंशों को पराजित कर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो ये तो था चालुक्य वंश का प्रारंभिक इतिहास। अब हम लोग इसके शासकों को देखेंगे। मूल शासक जो होते हैं यहीं पे आते हैं। तो वास्तविक संस्थापक था कौन? पुलकेशिन प्रथम।
इसी को चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 543 से 566 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। पुलकेशिन प्रथम, इसके दो पुत्र थे, कीर्ति वर्मन प्रथम 566 से 597 ईस्वी और मंगलेश जो 597 से 610 ईस्वी तक था। उसके बाद मंगलेश का जो शासनकाल था आगे का वंश नहीं होता है, वंश चलता है कीर्ति वर्मन प्रथम का। कीर्ति वर्मन प्रथम के बाद पुलकेशिन द्वितीय जो सबसे महान शासक था इस बादामी के चालुक्य वंश का, 610 से 640। उसके बाद विक्रमादित्य प्रथम 655 से 680 ईस्वी। उसके बाद विनयादित्य 680 से 696 ईस्वी। उसके बाद विजयादित्य 696 से 733 ईस्वी। उसके बाद विक्रमादित्य द्वितीय 733 से 746 ईस्वी। और उसके बाद कीर्ति वर्मन द्वितीय अंतिम शासक 746 से 757 ईस्वी। इसके बाद यह बादामी का चालुक्य वंश समाप्त हो जाता है। तो चलिए एक स्क्रीनशॉट लें और मिलते हैं हम लोग कुछ समय के बाद। इसके आगे हम लोग सभी शासकों को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक अगेन। तो चलिए हम लोग वातापी के जो चालुक्य वंश थे उसके शासकों को कंटिन्यू करते हैं और शुरुआत करते हैं पुलकेशिन प्रथम से। तो पुलकेशिन प्रथम जो था वह चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो वातापी के चालुक्य वंश का अर्थात जो मूल शाखा था चालुक्य वंश का उसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो पुलकेशिन प्रथम को। वातापी या बादामी के चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक यह जो पुलकेशिन प्रथम था वह वातापी या बादामी के चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसे कौन कौन सी उपाधि मिली थी? सत्याश्रय, वल्लभ, श्री वल्लभ, श्री पृथ्वी वल्लभ और रण विक्रम। तो याद रखेंगे कि पुलकेशिन प्रथम ने सत्याश्रय, वल्लभ, श्री वल्लभ और श्री पृथ्वी वल्लभ और रण विक्रम की उपाधि ली थी। सत्याश्रय, वल्लभ, श्री वल्लभ, श्री पृथ्वी वल्लभ और रण विक्रम की उपाधि ली थी पुलकेशिन प्रथम ने। पुलकेशिन प्रथम का उल्लेख राजा मंगलेश के महाकूट स्तंभ लेख में, ये स्तंभ लेख है, महाकूट स्तंभ लेख में। स्तंभ एक इस तरह से लिखा हुआ रहता है, स्तंभ पे कुछ बातें। तो यह जो महाकूट स्तंभ लेख था यह किसके द्वारा उल्लेखित किया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? तो मंगलेश के द्वारा। तो उसी महाकूट स्तंभ लेख में पुलकेशिन प्रथम का पूरा वर्णन है। तो पुलकेशिन प्रथम का उल्लेख राजा मंगलेश के महाकूट स्तंभ लेख में है, याद रखेंगे। बादामी जिसका वर्तमान नाम क्या है? वातापी के वल्लभेश्वर के में एक शिलालेख का निर्माण। तो यह जो पुलकेशिन प्रथम था वह बादामी या वर्तमान में जिसे वातापी कहते हैं, तो वहां के वल्लभेश्वर में एक शिलालेख का निर्माण किया। याद रखेंगे, शिला अर्थात पत्थर पे कुछ लिखा हुआ होता है, शिला मतलब होता है पत्थर। तो उस शिलालेख का निर्माण किया किसने? पुलकेशिन प्रथम ने। तो बादामी जो जिसका वर्तमान नाम क्या है? वातापी के वल्लभेश्वर में एक शिलालेख का निर्माण किसने किया? तो पुलकेशिन प्रथम ने। बादामी के किले का निर्माण अर्थात दुर्ग का निर्माण किया। किले का स्थापत्यकार कौन था? महान सिंह। तो
पुलकेशिन प्रथम ने बादामी के दुर्ग का निर्माण किया, अर्थात किले का निर्माण किया। और इस किले का स्थापत्यकार कौन था? तो महान सिंह। तो महान सिंह के द्वारा इसकी निर्माण की जाती है और करवाता कौन है? तो पुलकेशिन प्रथम, बादामी के किले का निर्माण। इसका विवाह बप्पुर वंशीय राजकुमारी दुर्लभा देवी से हुई थी। इसकी जानकारी किससे मिलती है? तो महाकूट स्तंभ लेख से। याद रखेंगे, महाकूट स्तंभ लेख से। तो महाकूट स्तंभ लेख से क्या जानकारी मिलती है कि यह जो पुलकेशिन प्रथम था उसकी विवाह किससे हुई? तो बप्पुर वंशीय शासक राजकुमारी दुर्लभा देवी से। तो बप्पुर वंशीय राजकुमारी दुर्लभा देवी से इसकी पुलकेशिन प्रथम की क्या हुई? तो विवाह हुआ। याद रखेंगे, दुर्लभा देवी जो क्या थी? तो बप्पर वंशीय राजकुमारी थी। इसका पुत्र कीर्ति वर्मन प्रथम तथा मंगलेश था। याद रखेंगे कि पुलकेशिन प्रथम का जो पुत्र था वे दो पुत्र थे। एक का नाम था कीर्ति वर्मन प्रथम और दूसरे का नाम था मंगलेश। तो मंगलेश और कीर्ति वर्मन प्रथम इसके पुत्र थे। किसके? तो पुलकेशिन प्रथम के। पुलकेशिन प्रथम के दो पुत्र थे। एक का नाम था कीर्ति वर्मन प्रथम और दूसरे जो 566 से 597 ईस्वी तक शासन किया, और दूसरे पुत्र का नाम था मंगलेश जो 597 से 610 ईस्वी तक शासन किया। पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ एवं वाजपेयी यज्ञ करवाया। 566 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद कीर्ति वर्मन प्रथम अगला शासक बनता है वातापी के चालुक्य वंश का। तो याद रखेंगे कि 566 ईस्वी में इस पुलकेशिन प्रथम की मृत्यु हो जाती है और इसके मृत्यु के बाद 566 ईस्वी में ही इसका पुत्र कीर्ति वर्मन अगला उत्तराधिकारी बनता है। किसका? तो बादामी के चालुक्य वंश का। इसके बाद जो कीर्ति वर्मन प्रथम बनता है, ये कीर्ति वर्मन प्रथम। तो कीर्ति वर्मन प्रथम का जो शासन काल है 566 से 597 ईस्वी। कदम्बों गंगों और मौर्यों को पराजित कर अपने पूर्वजों के द्वारा अर्जित प्रदेश में कुछ और भाग पर कब्जा। तो यह जो कीर्ति वर्मन प्रथम था, कदम्ब वंशों को पराजित करता है, गंग वंशों को पराजित करता है और मौर्य वंशों को पराजित करता है और इनको पराजित करके अपने पूर्वजों के द्वारा अर्जित प्रदेश में कुछ और भागों पर क्या करता है? तो यह कब्जा कर लेता है। याद रखेंगे कि कदम वंश, गंग वंश और मौर्य वंश को पराजित कर अपने पूर्वजों के द्वारा अर्जित प्रदेश में कुछ और भाग पर कब्जा करता है। इसके पुत्र 3 थे। एक का नाम था पुलकेशिन द्वितीय जो कि इस प्रतापी चालुक्य वंश का सबसे महान और शक्तिशाली शासक था। दूसरा था कुब्ज विष्णुवर्धन जिसने पूर्वी के चालुक्य वंश अर्थात बेंगी चालुक्य वंश की स्थापना की। और तीसरा था जयसिंह जिसने नए जो पश्चिमी चालुक्य है उसकी स्थापना की। याद रखें, जो सबसे दक्षिण का नई जो चालुक्य वंश है उसकी स्थापना की जयसिंह ने। तो 3 पुत्र हुए कीर्ति वर्मन के प्रथम के, एक पुलकेशिन द्वितीय, दूसरा कुब्ज विष्णुवर्धन और तीसरा जयसिंह। कोंकण के मौर्य, बनवासी के कदम्ब और वेल्लूर कर्नूल क्षेत्र के नलवंशी पर जीतकर इन राज्यों पर कब्जा किया, लेकिन कब्जा करके इन राज्यों को छोड़ दिया, अपने राज्य के अधीन नहीं मिलाया। तो याद रखें, कीर्ति वर्मन प्रथम ने कोंकण के मौर्य वंश के राज्यों पर कब्जा किया, बनवासी के कदम्ब वंश के राज्यों को जीतकर कब्जा किया और वेल्लूर
वेल्लूर के कर्नूल क्षेत्र के नलवंशी पर जीत करके उस पर कब्जा किया, लेकिन उन राज्यों को अपने राज्य में नहीं मिलाया। याद रखेंगे कि कीर्तिवर्मन प्रथम जीते हुए राज्यों को अपनी अधीनता स्वीकार करके छोड़ देता था, अपने राज्य में पूरी तरह से नहीं मिलाता था। तो कीर्तिवर्मन प्रथम ने कोंकण के मौर्य वंशों के राज्यों को जीता, बनवासी के कदम्ब वंशों के राज्यों को जीता और वेल्लूर के कर्नूल क्षेत्र के नलवंशी के राज्यों को जीता और जीतकर इन राज्यों पर कब्जा किया, लेकिन अपने राज्य में नहीं मिलाया। पुलकेशिन द्वितीय के चिपलून अभिलेख, याद रखेंगे कि पुलकेशिन द्वितीय के चिपलून अभिलेख के अनुसार वातापी के चालुक्यों का वास्तविक निर्माता कौन था? तो कीर्तिवर्मन प्रथम था। याद रखेंगे कि पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा एक अभिलेख बनाया गया था, उसका नाम था चिपलून अभिलेख। तो उस चिपलून अभिलेख के अनुसार क्या लिखा गया है कि वातापी के चालुक्यों का वास्तविक निर्माता कौन था? तो यही कीर्तिवर्मन प्रथम था। याद रखेंगे कि पुलकेशिन द्वितीय के चिपलून अभिलेख के अनुसार वातापी के चालुक्यों का वास्तविक निर्माता कौन था? तो कीर्तिवर्मन प्रथम था। यह लिखा गया है चिपलून अभिलेख में, जिसका निर्माण किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। मंगलेश के महाकूट स्तंभ लेख, महाकूट एक अभिलेख नहीं है, स्तंभ लेख है। तो मंगलेश के महाकूट स्तंभ लेख और पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में विजयों का उल्लेख, काफी इंपॉर्टेंट ऐहोल अभिलेख, यह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मंगलेश के द्वारा लिखा गया महाकूट स्तंभ लेख और पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा लिखा गया ऐहोल अभिलेख में कीर्तिवर्मन के विजयों का उल्लेख किया गया है। याद रखेंगे कि कीर्तिवर्मन प्रथम ने कौन कौन सी विजय प्राप्त की थी, इसका वर्णन किसमें है? तो मंगलेश के महाकूट स्तंभ लेख में और पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वल्लभ, श्री पृथ्वी वल्लभ, कीर्तिराज, सत्याश्रय, महाराज, पुर रण पराक्रम। तो कीर्तिवर्मन प्रथम ने वल्लभ, श्री पृथ्वी वल्लभ, कीर्तिराज, सत्याश्रय, महाराज, उसके बाद पुर रण पराक्रम, इन सभी की उपाधि धारण की थी। याद रखेंगे वल्लभ, श्री पृथ्वी वल्लभ, कीर्तिराज, सत्याश्रय, महाराज और पुर रण पराक्रम, ये सभी उपाधि धारण की थी कीर्तिवर्मन प्रथम ने। महाकूट स्तंभ लेख के अनुसार बहु सुवर्ण अग्नि अष्टोम यज्ञ स्थापन संपन्न करता शासक। तो याद रखेंगे कि यह जो कीर्तिवर्मन प्रथम था, उसने एक यज्ञ का संपन्न कराया था। उस यज्ञ का नाम था बहु सुवर्ण अग्नि अष्टोम यज्ञ। क्या नाम था? बहु सुवर्ण अग्नि अष्टोम यज्ञ। यह बात किसमें लिखा गया है? तो महाकूट स्तंभ लेख में लिखा गया है कि महाकूट स्तंभ लेख के अनुसार बहु सुवर्ण अग्नि अष्टोम यज्ञ का संपन्न करता शासक कौन था? तो कीर्तिवर्मन प्रथम, इसने यह यज्ञ संपन्न किया था। तो कीर्तिवर्मन प्रथम 566 से 597 ईस्वी तक शासक रहा। इसके बाद इसका जो पुत्र बनता है, वह, इसके 3 पुत्र थे, एक तो पुलकेशिन द्वितीय, दूसरा कुब्ज विष्णुवर्धन और तीसरा जयसिंह। लेकिन चूंकि इनकी आयु जो थी वह अल्प आयु थी, ये अभी वयस्क नहीं हुए थे, तो इसी कारण चूंकि यह नाबालिग थे, तो इसका भाई जिसका नाम था मंगलेश, वह गद्दी पर आता है। तो इसके बाद आता है मंगलेश।
कीर्ति वर्मन के प्रथम के तीनों पुत्रों के छोटे होने के कारण इसका भाई मंगलेश गद्दी पर आसीन अर्थात वे नाबालिग थे। तो तीनों पुत्र कुब्ज विष्णुवर्धन पुलकेशरी द्वितीय और तीसरा पुत्र जयसिंह तीनों नाबालिग थे, बहुत छोटे थे। तो उनकी आयु अभी गद्दी प्राप्त करने की नहीं हुई थी। तो इसी को लेकर कीर्ति वर्मन के बाद उसका भाई मंगलेश अगला चालुक्य शासक बनता है। तो मंगलेश अगला चालुक्य शासक बनता है और वह 597 से 610 ईस्वी तक 13 वर्षों तक गद्दी पर आसीन रहता है। नुनेर दान पात्र और महाकूट स्तंभ लेख के अनुसार कलचुरी शासक बुद्धराज पर आक्रमण कब करता है? 610 ईस्वी में। और यह मालवा का कलचुरी शासक का दक्षिण में विस्तार पर रोक लगा देता है। तो 602 ईस्वी में मालवा के कलचुरी शासकों पर यह आक्रमण करता है। कौन? मंगलेश। और मालवा के कलचुरी शासकों द्वारा दक्षिण पर अपने साम्राज्य के विस्तार पर क्या करता है? स्टे लगा देता है, रोक लगा देता है। तो मालवा के कलचुरी शासक दक्षिण पर अपना विस्तार कर रहे थे, लेकिन 602 ईस्वी में मंगलेश ने मालवा के कलचुरी शासकों पर आक्रमण किया। तो 602 ईस्वी में मालवा के कलचुरी शासकों पर जब आक्रमण किया मंगलेश ने, तो वह मालवा के कलचुरी शासकों का दक्षिण के विस्तार पर रोक लगा दिया। यह बात किससे पता चलता है? तो नुनेर दान पत्र और महाकूट स्तंभ लेख के द्वारा। और याद रखेंगे उस समय कलचुरी शासक कौन था? तो बुद्धराज। तो 602 ईस्वी में मालवा के कलचुरी शासक बुद्धराज द्वारा दक्षिण पर अपने विस्तार के प्रयास पर किसने रोक लगाया? तो मंगलेश ने। और यह बात नुनेर दान पात्र और महाकूट स्तंभ लेख से पता चलता है, याद रखेंगे। महाकूट स्तंभ लेख के अनुसार कोंकण क्षेत्र की राजधानी रेवती द्वीप जो क्या है वर्तमान में गोवा पर है, उस पर इसने कब्जा किया। तो मंगलेश ने क्या किया कि कोंकण क्षेत्र की राजधानी रेवती द्वीप जो कि गोवा में है, उस पर इसने कब्जा किया। यह बात किससे पता चलता है? तो यह बात पता चलता है महाकूट स्तंभ लेख से। तो महाकूट स्तंभ लेख के अनुसार कोंकण क्षेत्र की राजधानी रेवती द्वीप जो कि वर्तमान में गोवा पर है, इस पर यह कब्जा करता है। कौन? मंगलेश। अंतिम रूप से कदंब शासकों का पूरी तरह से उन्मूलन, अर्थात मंगलेश ने कदंब के शासकों का पूरी तरह से विनाश कर दिया, अंतिम रूप से उन्मूलन कर दिया, अर्थात इसके बाद कदंब शासकों का विनाश हो गया। तो अंतिम रूप से कदंब शासकों का पूरी तरह से उन्मूलन किसने किया? मंगलेश ने। वैष्णव धर्म का अनुयायी होने के कारण परम भागवत की उपाधि, याद रखेंगे कि यह जो मंगलेश था वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था, इसी कारण उसने एक परम भागवत की उपाधि धारण की थी। याद रखेंगे कौन सी? परम भागवत की उपाधि। क्यों? क्योंकि वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था, अर्थात वह विष्णु को मानता था। याद रखेंगे। बादामी के गुहा मंदिर जो गुफा का एक मंदिर होता है, का निर्माण कार्य पूरा कराया। गुहा मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत किसने की? तो कीर्ति वर्मन प्रथम द्वारा। तो याद रखेंगे मंगलेश ने बादामी के गुहा मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कराया और इसका निर्माण जो था वह किसने शुरुआत किया? तो कीर्ति वर्मन प्रथम ने। तो कीर्ति वर्मन प्रथम के द्वारा शुरू किया गया गुहा मंदिर का निर्माण कार्य को पूरा किसने कराया? बादामी में था वह गुहा मंदिर मंगलेश ने। तो मंगलेश ने कीर्ति वर्मन प्रथम के द्वारा प्रारंभ करवाया गया गुहा मंदिर के निर्माण को इसने क्या किया? तो पूरा करवाया। यह मंदिर कहां पे है? तो बादामी में। मंगलेश द्वारा अपने पुत्र को चालुक्य वंश का शासक बनाने को लेकर कीर्ति वर्मन के पुत्रों
एवं मंगलेश के बीच आंतरिक कलह अर्थात गृह युद्ध आरंभ हो गया। इस कारण चालुक्य वंश की शक्ति छिन्न होने लगी थी और अनेक प्रदेश स्वतंत्र होने लगे थे। और इसी स्थिति को देखकर कीर्तिवर्मन के ज्येष्ठ पुत्र पुलकेशिन द्वितीय द्वारा मंगलेश की हत्या कर दी जाती है और अगला शासक बनता है पुलकेशिन द्वितीय। देखिए, जैसे ही मंगलेश जो था वह पराजित हो जाता है तो वह अपने पुत्र को गद्दी पर लाने के लिए क्या करता है, तो लाने का प्रयास करता है। तो मंगलेश अपने पुत्र को अगला चालुक्य वंश का शासक बनाना चाहता था, लेकिन जो कीर्तिवर्मन के पुत्र थे जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, जयसिंह और तीसरा पुत्र था कुब्ज विष्णुवर्धन, इन तीनों ने इसका विरोध किया। ये चाहते थे कि हम लोग जो है गद्दी पर आसीन हो, क्योंकि मंगलेश के पुत्रों से भी पुलकेशिन द्वितीय बड़ा था। तो इसी कारण इसको लेकर गद्दी अगला शासक बनने को लेकर ये मंगलेश में और कीर्तिवर्मन के तीनों पुत्रों में गृह कलह आरंभ हो गया। तो इसी गृह कलह आरंभ होने के कारण कई राज्य फायदा उठाने लगे और अनेक प्रदेश स्वतंत्र होने लगे। और इसी स्थिति को देखकर जब लगा पुलकेशिन द्वितीय को कि सारे प्रदेश स्वतंत्र हो जाएंगे तो हम लोग का कब्जा किस पर रहेगा, हम लोग का साम्राज्य कैसे चलेगा, तो इसी स्थिति को देखते हुए पुलकेशिन द्वितीय ने अपने चाचा मंगलेश की हत्या कर दी ताकि वह अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके। और उसके बाद वह अगला शासक बन गया। कौन? पुलकेशिन द्वितीय, जो कि इस चालुक्य वंश का सबसे महान एवं प्रतापी शासक था। तो इसी पुलकेशिन द्वितीय से मैक्सिमम प्रश्न आते हैं और यह जो पूरा चालुक्य वंश है प्रतापी का, इसी के इर्द गिर्द घूमता है। बहुत महान शासक था जिसने हर्षवर्धन को भी पराजित किया था। तो मंगलेश द्वारा अपने पुत्र को चालुक्य वंश का शासक बनाने को लेकर कीर्तिवर्मन के पुत्रों एवं मंगलेश के बीच आंतरिक कलह आरंभ अर्थात गृह कलह आरंभ। इस कारण चालुक्य वंश की शक्ति छिन्न होने लगी थी अर्थात कमजोर होने लगी थी और अनेक प्रदेश स्वतंत्र होने लगे थे। और इस स्थिति को देखकर कीर्तिवर्मन के ज्येष्ठ पुत्र, कीर्तिवर्मन का बड़ा पुत्र कौन था? पुलकेशिन द्वितीय ने मंगलेश की क्या कर दी? हत्या कर दी और अगला शासक पुलकेशिन द्वितीय बन गया। अपने भाई कीर्तिवर्मन प्रथम के विपरीत युद्ध उपरांत जीते हुए राज्यों को पूर्णतया अपने राज्य में समाहन। तो यह जो मंगलेश था कीर्तिवर्मन के विपरीत जीते हुए राज्यों को अपने राज्य में पूरी तरह से मिला लेता था, लेकिन कीर्तिवर्मन क्या करता था? राज्यों को तो जीतता था लेकिन उसे अपने अधीन करके छोड़ देता था, अपने अधीन करा के उसे छोड़ देता था, अपने राज्यों में नहीं मिलाता था। लेकिन अपने भाई कीर्तिवर्मन के विपरीत युद्ध उपरांत जीते हुए राज्यों को पूर्णतया अपने राज्य में समाहन कौन करता था? अर्थात पूर्णतया अपने राज्य में मिला लेता था। कौन? मंगलेश। याद रखेंगे कि अपने भाई के विपरीत जीते हुए प्रदेशों को पूरी तरह से अपने राज्य में मिला लेता था, लेकिन कीर्तिवर्मन जीते हुए राज्यों को जीतकर उसे क्या करता था कि अपने अधीन करा के उसे छोड़ देता था। तो मंगलेश को कौन कौन सी उपाधियां मिली थी? मंगलेश को पृथ्वी वल्लभ, श्री पृथ्वी वल्लभ, महाराज और परम भागवत की उपाधियां उसने धारण की थी। मंगलेश ने पृथ्वी वल्लभ, श्री पृथ्वी वल्लभ, महाराज और परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अभिलेखों में मंगलेश को किस नाम से संज्ञा दी गई है? तो मंगलापति, मंगलराज, रणविक्रांत और उरुण विक्रांत। याद रखेंगे कि अभिलेखों में मंगलेश को मंगलापति, मंगलराज, रणविक्रांत और उरु रणविक्रांत की संज्ञा दी गई है। याद रखेंगे। महाकूट स्तंभ लेख
बादामी की गुफा 3 का शिलालेख और नेरूर दान पत्र का उत्कीर्ण किसके द्वारा हुआ? तो मंगलेश के द्वारा। तो याद रखेंगे कि राष्ट्र महाकूट स्तंभ लेख, बादामी की गुफा 3 का शिलालेख और नेहरू दान पत्र लेख का उत्कीर्ण मंगलेश ने करवाया। तो मंगलेश को पृथ्वी वल्लभ, श्री पृथ्वी वल्लभ, महाराज, परम भागवत, ये सभी की उपाधि उसने धारण की मंगलेश ने। और अभिलेखों में मंगलेश को क्या कहा गया है? मंगलापति, मंगलराज, रणविक्रांत और उरु रणविक्रांत। याद रखेंगे। महाकूट स्तंभ लेख, बादामी की गुफा 3 का शिलालेख और नेरूर दान पत्र लेख, इन तीनों का उत्कीर्ण किसने कराया? तो मंगलेश ने। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसका एक स्क्रीनशॉट लें और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक